Hello. Hello, this is me Shankar Jaikishan from Trivenigan, Supal district, Bihar, and I am one time more again present here to teach the students who are studying in class 12th and basically for the student who are preparing for the student. I think this class will be so beneficial for them because in the poetry section, your fourth poem that is Ode to Autumn, and its first part has already been explained line by line in the first class. So must watch my first class before watching this second class. Okay. तो ये जो आपकी पोएम मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये क्लास 12th की पोएट्री सेक्शन की ये फोर्थ पोएम है, ओड टू ऑटम. ओके. और मैंने पहले पार्ट में इन डिटेल्स आपको इस पोएट के बारे में, आपके जो पोएट हैं जॉन किट्स के बारे में मैंने इन डिटेल सारी बातें बता दी हैं. और फर्स्ट पार्ट में जो 11 स्टेंजाज हैं, 11 लाइन्स है फर्स्ट स्टेंजा में, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो आप उस पार्ट को पहले देख लें, उसके बाद आप इस पार्ट 2 को समझ पाइएगा. ओके. तो चलिए मैं इस सेकेंड पार्ट को इन डिटेल्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं. बट बिफोर एक्सप्लेनेशन आपको इसमें जो भी सेकेंड स्टेंजा के जितने भी हार्ड वर्ड थे मैंने वो सारे यहाँ पर इनपुट कर दिया है. आप इस वर्ड को ऐसे यहाँ देख सकते हैं. ठीक है. तो जरा आप इस वर्ड को देख लें, क्या है ऑप्ट. अब इसमें क्या है ना कि ये जो सेकेंड स्टेंजा है इसमें ओल्ड इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा यूज कर दिए हैं आपके पोएट जॉन किट्स ने. तो इसमें फर्स्ट वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ऑफ्ट है, ये ऑफन का एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है ऑफ्ट. तो ऑफ्ट का मतलब होता है प्राय, एमिट के बीच, स्टोर भंडार गृह, होएवर जैसे भी, फिर भी, दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके. सिक ढूंढना तलाश करना, केयरलेस वो बेफिक्र होकर, ग्रेनरी फ्लोर खलिहान, सॉफ्ट लिफ्टेड मतलब वो मध्यम मध्यम लहराती जुल्फें, यहाँ पर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड हेयर होना चाहिए था, मध्यम मध्यम लहराती जुल्फें, यहाँ हेयर. ठीक है. विनोइंग विंड वो सर्द हवा का जो वो झोंका होता है, जो धीरे धीरे वो झोंका हवा का चलता है, तो ये विनोइंग विंड वही है. और ये फ्यूरो है, फ्यूरो का मतलब होता है चीर, यानी कि क्यारियाँ जो बनी होती है उसमें जो वो लाइनिंग होता है उसे चीर कहा जाता है. साउंड स्लीप गहरी नींद. ड्रॉज्ड का मतलब ऊंघी हुई, यानी नींद सा जैसे लग रहा हो. फ्यूम का मतलब होता है वो महक. पॉपीज, ये पॉपीज जो देख रहे हैं ये अफीम को कहते हैं. अफीम एक फूल होती है, तो अफीम की खेती की जाती है. स्पेयर्स है जैसे दे देना. स्वैप जमीन की वो पट्टी होती है. ट्वेंड फ्लावर वो जुड़वे फूल. ग्लेनर अनाज बटोरने वाला. डोस्ट कीप के करीब रखना. लैडन का मतलब होता है लदा हुआ. ब्रुक का मतलब होता है छोटी वो नाली, छोटी नाली जिसे छोटी नदी भी कहते हैं. अब साइडर प्रेस है. साइडर प्रेस उस मशीन को कहा जाता है जिस मशीन से जूस निकाल करके वाइन्स के लिए उस जूस का यूज किया जाता है. तो साइडर प्रेस जो है वो एक मशीन है जिससे सेब का रस निकाला जाता है, दैट इज नोन एज साइडर प्रेस. ओके. ओजिंग का मतलब होता है वो रस का चूते रहना, यानी रस का चूना. वो जो रिस रहा है, रस जो टिप टिप गिर रहा है, ओजिंग का मतलब वही हुआ चिपचिपा रस का गिरना. ओके. तो आई एम श्योर कि ये सारे वर्ड आपके समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे. तो मैं अब आपके पोएम को एक्सप्लेन कर रहा हूं.
This is your second stanza of this poem, Ode to Autumn, that has been written by जॉन डॉनी. ओके, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि सन ने ये ऑटम के साथ मिल करके कैसे वो कंस्पायर किया था, षड्यंत्र रचा था कि ये जितने भी सेब हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने ये अंगूर की लताएं, सबों को फल से लाद देना है. आई मीन कि वो फर्स्ट पार्ट को आप अगर देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे. मैं आज डिस्कस करूंगा आपके इस सेकंड पार्ट पर. ठीक है, तो आपका जो ये सेकंड स्टेंजा है ना, इस स्टेंजा में दो चीज का जिक्र किया गया है. वो दो चीज ये है कि यहाँ ऑटम को एक लेडी बना करके आपके पोएट ने उस को एक्सप्लेन ऐसे किया है कि ऑटम को एक लेडी का रूप दे दिया है. करेक्ट. अब उस लेडी का रूप देने के बाद उस लेडी को पोएट एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यानी उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और लेडी को बता रहे हैं. ये लेडी कोई और नहीं, ये ऑटम है. आपके पोएट ने इस ऑटम को लेडी का रूप दे दिया है. ठीक है, तो चलिए इसके हर एक लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस एक एक लाइन में क्या एक्सप्लेनेशन है. आई एम श्योर कि आपको एक एक लाइन मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये ओड है और ओड का एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन में बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो इसके एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा. अब क्या है कि जॉन किट्स जो है यहाँ पर इस लेडी को, यहाँ आप इस लेडी को देख रहे हैं, मैंने उसको यहाँ पर पिक्चराइज करते हुए आपको समझाने की कोशिश की. आप सपोज कीजिए कि ये ऑटम है, ठीक है, और ये लेडी के रूप में है. और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वो क्या होता है कि फसल जब पक के तैयार हो जाती है, फसल की वो तैयारी हो जाती है, उसकी तैयारी होने के बाद जो अनाज निकलते हैं उसको क्या किया जाता है कि खलिहान में पहले किसी बोरे में स्टोर करके रखा जाता है. तो ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन आपके इस लाइन में मिलेंगे, तो आप इनको समझिए. Here in the first line of the second stanza, your poet John Keats is explaining just like this. वो इस लेडी को कह रहे हैं, शरद को, यानी ये पतझड़ की जो ऋतु है, ये ऋतु अब लेडी का रूप धारण कर ली है और इस लेडी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं who hath, ये hath हैज है, who hath not seen the I mean ये you है. oft, ये often का शॉर्ट फॉर्म है, often प्रायः. amid होता है के बीच. दाय का मतलब हुआ योर. ठीक है, स्टोर वो भंडार गृह. तो इस फर्स्ट लाइन को पोएट ऐसे बता रहे हैं कि दुनिया के लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में न रहे कि ये शरद ऋतु कोई ऐसी ऋतु है जिसमें कोई चहक नहीं होती है, जिसमें कोई महक नहीं होती है. एक्चुअली ये ऑटम जो है ना, लोग इसकी जब बड़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये लेडी यहाँ पर थोड़ी सी मायूस हो गई है कि मुझ में आखिर कमी क्या है कि लोग मेरी बड़ाई नहीं कर रहे हैं. तो पोएट हियर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा सेज हु हैज नॉट सीन, अरे किसने नहीं देखा है. पोएट कह रहे हैं इसको, ये इस लेडी को यानी ऑटम को एक लेडी का रूप दे करके पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि हु हैज नॉट सीन दी का मतलब तुम्हें. अरे किसने तुम्हें नहीं देखा है. इस दुनिया में तो शायद मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे आदमी नहीं होंगे जिसने शायद तुम्हें न देखा हो, तुम्हें फील न किया हो. दुनिया के एक एक आदमी शायद तुम्हें देखे ही होंगे और पक्का देखे होंगे. तो वही कह रहे हैं हु हैज नॉट सीन दी, अरे किसने तुम्हें नहीं देखा है. ऑफ्ट, प्रायः, किसने तुम्हें हर बार नहीं देखा है. एमिड द स्टोर, अरे तुम्हारे भंडार गृह में रहती हो, तुम्हें किसने नहीं देखा है. जैसे ही
ये जो फसलें होती है, ये फसलें जब तैयार हो करके वो भंडार गृह में लाई जाती है, तो वो भंडार गृह तो वो तेरा ही है, और तू जो वो अनाज के रूप में वहां दिख रही हो, तू ही तो वो ऑटम हो। पोएट ये कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस लाइन को समझ गए होंगे कि पोएट क्या कह रहे हैं। हु हैज नॉट सीन दी, अरे किसने तुम्हें नहीं देखा है, ऑफ्ट एमिड द स्टोर, किसने तुम्हें हर बार नहीं देखा है, तुम तो तुम्हारे भंडार में रहती हो। जब फसल पक के तैयार होती है और वो फसलें जब जमा होती है, तो वहीं तो तुम दिखाई देती हो, तुम तो वहीं रहती हो। यानी जहां पर फसलें पक के तैयार है और उसकी तैयारी हो गई, जो अनाज का जो वो भंडार है, वो भंडार गृह में ही तो तू हो, वो अनाज ही तो तू हो। यानी शरद यहां पर अपने कई रूप में है। भंडार गृह में अनाज बन करके अपने अनाज की वो रक्षा कर रही है। किसने तुम्हें नहीं देखा है, प्रायः इन भंडारों के बीच, तुम तो भंडारों के बीच में रहती हो। समटाइम्स, और कभी कभार तो, whoever sick अब्रोड में फाइंड, अब्रोड का मतलब होता है वो कोना कोना में, यानी देश विदेश के हर कोना में, ठीक है। में फाइंड का मतलब मिलना। तो इस लाइन में क्या कह रहे हैं, समटाइम्स। तो यहां पर एक बात समझिए, वो कहते हैं कि तू तो अपने भंडार गृह में रहती हो, ठीक है, और हां तेरा कोई एक परमानेंट जगह नहीं है रहने का, तू तो इस दुनिया में विचरण करने वाली हो, तू तो चारों तरफ विचरण करके जाती हो और सारी दुनिया तुम्हें देखती है, ठीक है ना। हु हैड नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है, ऑफ्ट अक्सर, एमिड द स्टोर, तुम तुम्हारे स्टोर में रहती हो, वहां तुम्हें किसने नहीं देखा है। मेरे ख्याल से तो सबने देखा है, मैंने तो देखा है। पोएट ये कहते हैं। समटाइम्स, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, हु एवर सिक, जो कोई जैसे भी तुमको खोजे, सिक अब्रॉड में फाइंड, तो तू तो कोने कोने में, दूर दूर तक, एक देश से दूसरे देश तक, यानी विदेशों में भी तू देखी जाती हो। तू कोई एक देश में नहीं रहती, तू तो सारी दुनिया का भ्रमण करके आती हो। कभी तू हमारे इंग्लैंड में रहती हो, कभी तू इंडिया चली जाती हो, कभी तू अमेरिका चली जाती हो, कभी फ्रांस, कभी जापान। तो इस तरह से तू तो सारी दुनिया में घूमती रहती हो, तेरा एक जगह कोई परमानेंट जगह नहीं है। यानी दुनिया में ऋतुएं जो बदलती है, तो हर देश में अकॉर्डिंग टू टाइमिंग वो ऋतु कन्वर्ट होती है। तो इंडिया में भी शरद ऋतु आती है। वही कहते हैं, हमारे इंग्लैंड से तो तू दुनिया के कोने कोने में, अब्रॉड में फाइंड, तू तो विदेशों में देखी जा सकती हो, तुम्हें तो हर किसी ने देखा है। तू कभी भंडार गृह में रहती हो, तो कभी विदेशों में देखी जाती हो। जो कोई भी तुमको खोजे, जैसे भी खोजे, तू कहीं ना कहीं मिल जाती हो, तू सारी दुनिया में विचरण करने वाली हो। करेक्ट। नेक्स्ट वो कहते हैं, दी सिटिंग केयरलेस, दी का मतलब होता है ये यू, दी सिटिंग केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है बेफिक्र होकर। मैंने मीनिंग में सारे मीनिंग क्रिएट कर दिया है। ऑन ग्रैनरी फ्लोर, ये ग्रैनरी फ्लोर होता है खलिहान, मतलब जहां पर फसलों की कटाई होने के बाद सारे फसलों को इकट्ठा किया जाता है और उसकी दौनी की जाती है, उसकी तैयारी होती है थ्रेशर मशीन के जरिए, और तो उसी जगह को हम खलिहान बोलते हैं। करेक्ट, ग्रेनरी फ्लोर, खलिहान। तो कभी कभी क्या होता है कि हु हैज नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर, किसने तुम्हें तेरे भंडार गृह में अक्सर नहीं देखा है। हर किसी ने देखा है, जहां जहां फसलें वो रखी हुई है, तैयार होकर के वो अनाज रखा हुआ है, तू ही वो हो। समटाइम्स हो एवर सेक अब्रॉड में फाइंड, और कभी कभार तो तू देश विदेशों में कोने कोने में मिल सकती हो, तू वहां वहां चली जाती हो, पूरी दुनिया घूम कर आ जाती हो। हमारे इंग्लैंड में ही कहां रहती तू, तू तो सारी दुनिया का भ्रमण कर लेती हो।
दी सिटिंग केयरलेस, तू तो कभी कभी ये होता है ना कि बैठी रहती हो तू केयरलेस, बेफिक्र होकर के, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, किसी खलिहान के ऊपर। अब यहां जैसे फसलों की तैयारी हो रही है, यहां पर जो है ये ऑटम बैठ करके देख रही है कि मेरे ही ये सारे दाने हैं जो ये दुनिया वाले अब इनसे निकाल करके अपने पेट के लिए रख रहे हैं। तो यहां पर ऑटम को पोएट कहते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तू अपने खलिहान में जाकर के बैठ जाती हो और गौर से देखती रहती हो कि इन फसलों की तैयारी जो हो रही है, ये सारी फसलें तुम्हारी ही तो है, जो तुम इन किसानों को दे रही हो, इन दुनिया के लोगों को दे रही हो कि तू खाकर अपना जीवन यापन करो। तो तुमसे बेहतर ये सीजन कौन हो सकती है, तू अपने आप में बहुत खूबसूरत हो। करेक्ट। तो आई एम श्योर आप ये थर्ड लाइन जो इसमें 3 लाइन्स हैं, आप इन 3 लाइन्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और लास्ट के थर्ड लाइन को भी। ठीक है, तो कहां कहां ये ऋतु नजर आती है आप एक बार फिर से समझ लीजिए। हु हैज नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है, ऑफ्ट अक्सर, एमिड द स्टोर, तुम्हें अपने भंडार गृह में। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभार, हो एवर सेक, जैसे तैसे कोई भी अगर ढूंढे तुम्हें, तो अब्रॉड में फाइंड, तो तू कोने कोने में, दुनिया दराज में, यानी विश्व के कोने कोने में जाकर के कभी कभी मिलती हो, तू दूसरे देशों में भ्रमण करने चली जाती हो और वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर चली आती हो हमारे इंग्लैंड। दी सिटिंग, तू तो बैठ ही रहती हो केयरलेस, बेफिक्र होकर, ऑन ग्रेनरी फ्लोर, वो खलिहान के पास, खलिहान में बैठी रहती हो और अनाज की तैयारी देखती रहती हो, तो बहुत ही खूबसूरत हो। तो आई एम श्योर यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, पोएट कहते हैं इस ऑटम को, जो जिसे वो एक लेडी बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, तो उस लेडी को, यानी अब यहां पर 2 बातें समझने वाली है। देखिए, जितनी भी वो फसलें लगी हुई है इस ऑटम सीजन में, वो सारी फसलें एक लेडी के समान है। ठीक है, सारी फसलें वो लेडी के समान है। और ये जो अब फसलों में आप देखे होंगे, जैसे आलू की खेती की जाती है तो उसमें मेढ़ बनाए जाते हैं। ठीक है ना, मेढ़ यानी कि क्यारियां जिसे कहते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया है कि ये जो है ये आलू की फसलें हैं और ये 2 लाइंस के बीच में जो ये खाली जगह आप देख रहे हैं, जो वो पानी डालने के लिए वो रखा जाता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूरो। फ्यूरो यानी चीर, चीर यानी मेढ़, इसी को कहते हैं। तो आई एम सॉरी, मेढ़ होता है ये जिस पर ये आलू है। ठीक है ना, तो मेढ़ इसे नहीं कहते, ये फ्यूरो वो होता है जिससे पानी हम उसमें डालते हैं, यानी चल चल के अपने फसलों को देखते हैं, उसे हम कहते हैं चीर, फ्यूरो। ठीक है, तो वहीं पर ये अब नेक्स्ट बता रहे हैं, दाय हेयर, तेरी जो ये जुल्फें हैं, तेरी ये लहलहाती जो बाल हैं, तेरी ये जुल्फें, सॉफ्ट लिफ्टेड, धीमे धीमे देखो कैसे लहराती है, कैसे हवा में झूल रही है। यानी फसलें जब बड़ी हो जाती है, उनके जो पत्ते होते हैं, जब वो हवा का झोंका चलता है, तो आप देखे होंगे कि वो फसलें जो है ऐसे लहलहाती है कि जैसे उनके जो वो पत्ते हैं, पत्ते को इन लेडी के बाल से वो कनेक्शन जोड़ करके पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये फसल के जो पत्ते हैं जो ऊपर में हैं, वो इन शरद के बाल हैं, यानी शरद एक लेडी के रूप में है। इन नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेंजा के बाद नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेंजा जो अभी चल रहा है, इसमें पोएट ने उसे लेडी का रूप देकर के एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऐसे समझिए, पोएट कहते हैं यानी जॉन किट्स साहब कि दाय हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तेरी ये जुल्फें धीरे धीरे लहराती है,
बाय द विनोइंग विंड, ये सर्द हवा के झोंके में। ये हवाएं जब चलती है तो इन हवाओं में जाके देखे कोई, तेरी जुल्फें कैसे लहराती है। बहुत ही अद्भुत सा लगता है, यानी सारी फसलें वो लहलहाती रहती है और उनमें जो है उनके पत्ते इन हवा के झोंके के साथ वो झूलते रहते हैं। यानी ये पत्ते तुम्हारी जुल्फें हैं और तुम्हारी जुल्फें इन हवा के झोंके के साथ कैसे लहराती है। देखो तू कितनी खूबसूरत लगती हो। यानी शरद को ऐसे उसका प्रेस कर रहे हैं, एडमायरेशन है इसमें कि शरद को खुश करने के लिए पोएट उसकी ब्यूटी को बता रहे हैं कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तू बसंत से कम हो। अरे तू स्प्रिंग से कम नहीं हो ऑटम, तुम्हारे में बहुत खूबी है। देखो ना, दाय हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तेरी ये जुल्फें कैसे धीरे धीरे लहराती है। यानी फसल जो वो झूल रहे हैं हवा में, जुल्फें कहने का मतलब फसल के पत्ते से है। तो तेरी जुल्फें कैसे लहराती है बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग विंड का मतलब होता है वो सर्द हवा का जो वो झोंका होता है, उसी को हम विनोइंग विंड कहते हैं। ठीक है। और इस विनोइंग विंड में होता क्या है, आप विनोइंग विंड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फसलें जब तैयार हो जाती है तो फसलों में कुछ किसान क्या करते हैं कि उनमें जो कुछ उसके फसल के कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी जिसका काम नहीं है, वो उसे हवा में वो उस फसल को गिराते हैं ऊपर से, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो उड़ करके दूर चले जाते हैं। तो ऐसी तरह की जो हवा होती है, जो हवा के झोंके में वो वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं उन अनाज से, वो विनोइंग विंड होता है, यानी हवा का वो झोंका, सर्द हवा का झोंका। करेक्ट। तो पोएट यहाँ ऑटम को कह रहे हैं दाय हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तेरी ये जुल्फें धीरे धीरे देखो कैसे लहराती है बाय द विनोइंग विंड, इस सर्द हवा के झोंके में। ठीक है ना। और तो और कहीं कहीं पर ऐसी भी स्थिति है, ऑन ए हाफ रिफ्ड फ्यूरोज सॉन्ड स्लिप। अब क्या हाफ रिप्ड क्या होता है, ये हाफ रिप्ड जो होता है, आप ऐसे समझिए कि ये जो फसलें हैं, सपोज कीजिए कि ये फसलें हैं, ठीक है, ये फसलें हैं और इसकी कटाई जो हम कर लेते हैं और उसके नीचे वाला जो हिस्सा बच जाता है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, तो ये फसल अभी अधपके हैं, हाफ रिप्ड पोजीशन में है। और कुछ किसान करते क्या है कि उन फसल की कटाई कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो काटने के बाद जो है वो कटाई होने के बाद जो वो आधे कटे हुए फसल के भाग बच जाते हैं, वही होता है हाफ रिप्ड, यानी अधकटे फसल का हिस्सा। यानी फसल कटाई के बाद वो जो उसका यूजेबल पार्ट होता है उसे वो अपने घर लेकर चले जाते हैं, और जो फसल के जो वो ठूंठ बच जाते हैं ना, और उस ठूंठ के बीच में ये जो है साउंड स्लिप, उसको कह रहे हैं कि ये जो हाफ रिप्ड फ्यूरोज हैं वो आधे कटे हुए फसलों के बीच जो ये चीर बने हुए हैं, उस चीर में तू गहरी नींद में सोई रहती हो। देखो तुम्हारी जब ये फसलों की कटाई हो भी जाती है तो तू अपने उस फसल को ऐसे अकेला नहीं छोड़ती, तू जाकर के उसमें गहरी नींद में सो जाती हो। तो तुम कितनी दयावान हो, तुम्हारे अंदर में कितनी दया है कि जब तक वो फसलें हरी भरी रहती है तो तू उसमें लहलहाती हो, तुम्हारी जुल्फें उसमें कैसे लहराती है। दाय हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तेरी ये जुल्फें धीरे धीरे लहराती है बाय द विनोइंग विंड, इन सर्द हवा के झोंके से। ठीक है। और तो और कभी कभी क्या होता है कि ऑन हाफ रिप्ड फ्यूरोज, वो आधे कटे हुए फसलों के बीच जो वो चीर बनी होती है, ये वाला चीर। अब मान लीजिए इस आलू की फसल को अगर उखाड़ लिया जाए तो ये वाला चीर जो है, ये पार्ट तो बचा रहेगा ना।
तो साउंड स्लीप, वहां पर तू गहरी नींद में सोई हुई रहती हो। साउंड स्लीप का मतलब गहरी नींद में, मतलब तुम्हारे अंदर कितनी दया है कि देखो ये फसल कटाई करने के बाद लोग लेकर चले भी जाते हैं, तो तू उन अधकटे फसल के हिस्से को भी तू कितने दया से उसके रक्षा में तू उसके निकट रहती हो, उसे डर न हो जिसके कारण तू उसके बगल में सो जाती हो और तू छोड़ करके जाना नहीं चाहती, यानी तुम्हारे अंदर में दया बहुत है। इन द नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं पोएट, अब यहां देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह का इसमें वर्णन किया गया है कि कभी वो गेहूं के फसलों में, कभी वो सेब के बागान में, तो कभी अंगूर के बागान में, भिन्न भिन्न जगह पर ये शरद है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में क्या है, इस मौसम में होता ये है कि पोएट कहते हैं ड्रॉज्ड। ड्रॉज्ड का मतलब होता है वो नींद, ऊँघना, नींद को फील करना, यानी बैठे बैठे भी कुछ लोग को आप देखे होंगे कि उसे नींद आती रहती है तो वो ऊँघने लगते हैं। तो पोएट कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी फ्लावर है, ये फ्लावर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लगाया है, ये पॉपीज फ्लावर है। पॉपीज यानी अफीम जो होती है, अफीम की खेती, इसके फूल तो बड़े खूबसूरत होते हैं, बट इसके जो बीज होते हैं वो बहुत नशीले होते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इसके आप अफीम के खेत में अगर चले भी जाएंगे तो आपको नशा सा लग जाएगा, इसमें से ऐसी वो महक निकलती है। तो पोएट कहते हैं देखो ना, तुम्हारे समय में कितने खूबसूरत फूल खिलते हैं, तू एक जगह थोड़े ना रहती हो, तू कहाँ कहाँ जाती हो, ये देखो ड्रॉज्ड, तू तो चली जाती हो कहाँ पर, इन अफीम के खेत में, ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, तुम इस अफीम के महक को सूंघ करके, फ्यूम का मतलब होता है महक, पॉपीज का मतलब हुआ यही अफीम, तो ड्रॉज्ड का मतलब होता है वो नींद का आ जाना, नींद ऊँघने लगना, तो यही है ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, इन अफीम के महक से तुम ऊँघने लगती हो, तुम्हें हर कोई देखते हैं। मैंने भी फील किया है कि तुम इन अफीम के महक को सूंघ करके तुम्हें नींद आने लगती है, अर्थात जो भी लेडी चला जाए ना उस अफीम के उस खेत में, वहां पर ऐसी महक निकलती रहती है कि वहां किसी को भी नींद आ जाए। शायद तुम्हें जब वहां जाती हो तो तुम्हें भी ऐसे ही महक से नींद आने लगती है, तू भी ऊँघने लगती हो। व्हाइल द हुक, अब ये हुक क्या होता है, व्हाइल माना होता है जबकि, ये सारे हुक खड़े रहते हैं ये अफीम के फसल, लेकिन तुम्हें क्या होने लगता है, तू ऊँघने लगती हो, ठीक है। व्हाइल द हुक, तुम ऊँघने लगती हो, ये सारे अफीम के जो फूल हैं ये हवा में झूलते रहते हैं और तू इन्हीं फूलों में जा करके लेट जाती हो और ऊँघने लगती हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं कि एस्पेयर द नेक्स्ट स्वेट, एस्पेयर द नेक्स्ट स्वेट का मतलब क्या, एस्पेयर का मतलब होता है अपना सब कुछ दे देना, ठीक है ना, एस्पेयर्स अपना दे देना। स्वेट का मतलब होता है वो जमीन की पट्टी जो बनी होती है, ठीक है। एस्पेयर द नेक्स्ट स्वेट, तू तो अपना सब कुछ दे देती हो इसी जमीन की पट्टी को, यानी इन खेतों को, ठीक है ना। आगे आने वाले जो अफीम के और भी फूल इसमें निकलेंगे तो तू तो ये फूल टूट जाते हैं और इसमें वो क्या बन जाता है, यहां देखिए आप, ये बीज बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, बीज तो ये बन जाते हैं, फिर अगला भी पार्ट इसमें वो फूल खिलाने के लिए आप इसको दे देती हैं, ठीक है ना। तो पोएट ये कह रहे हैं एस्पेयर द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, इसके सारे जुड़वे फूल के लिए आप सब कुछ इसे दे देते हैं, ये जमीन की सारी पट्टियां आप इसको दे देते हैं, जो भी पट्टी खाली होती है वहां पर अफीम के नए पेड़ उगाते हैं और उनमें फिर से वो फूल खिलने लगते हैं, आप सब कुछ दे देती हैं इसे, एस्पेयर्स, ठीक है।
तो वही बोल रहे हैं, ड्रॉज्ड विद द फ्यूम पॉपीज, इन अफीम के महक से तुम उंगने लगती हो, वाइल द हुक, जबकि ये तो खड़े होते हैं और तू नींद में चली जाती हो। ठीक, द स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ। अब नेक्स्ट श्वेत जो होता है वो पट्टी जो जमीन की है जिस पर ये अफीम के फूल खिले हुए, वहां पर जो खाली जगह है वहां पर फिर से नए अफीम के पेड़ उगाते हैं, उनमें फिर से इस तरह की पत्तियां हो जाती है और पत्तियां होने के साथ उसमें फूल आ जाते हैं। फूल गिर जाने के बाद उसमें इस तरह के वो फल लग जाते हैं जो बाद में तोड़ करके इसका नशा के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है ना, बहुत जहरीला होता है। तो वही कहते हैं एस्पेयर, सब कुछ दे देते हो, नेक्स्ट स्वैथ, उस जमीन को अगले हिस्से के लिए, आगे जो वो जमीन उगाएंगे इस तरह के अफीम के फूल, जिसके लिए तू अपना सब कुछ इसे दे देती हो। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और इसके सारे जुड़वे फूल जो एक साथ उगते हैं, सब कुछ इन फूलों को तुम दे देती हो और इस खेत में जा करके तुम उगने लगती हो और सारा कुछ इन अफीम के फूल को दे देती हो। नेक्स्ट बोलते हैं, एंड समटाइम्स, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि तुम्हारी जब नींद खुलती है तो तुम वहां से उठ करके चली जाती हो कहाँ जानती हो? लाइक ए ग्लीनर, एक ग्लीन का मतलब होता है बटोरने वाला। आप देखे होंगे कि फूल तोड़ने के लिए कोई जगह जगह जाते हैं, फूल बटोर कर लाते हैं। आप ऐसे भी देखे होंगे कि खेत से किसान जो हैं जब फसलों की कटाई करते हैं तो कटे हुए हिस्से को वो बटोर करके एक जगह रखते हैं। तो पोइट यहाँ पर फील करते हैं कि ये जितने भी किसान हैं ना जो कटे हुए फसल को बटोर रहे हैं, तो ये जो ऑटम है जिसे वो लेडी का रूप दे रहे हैं, पोइट कहते हैं एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर, और कभी कभी तो तू बटोरने वाली के तरह, यानी तू बटोरने वाली बन जाती हो कभी कभी। दाउ डोस्ट कीप, और तू फसल कटे हुए फसल को बटोरती हुई नजर आती हो, यानी किसान जब वो कटे हुए फसल को बटोर रहे होते हैं, चाहे लेडी हो या जेन, तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भी उसके साथ में अपने कटे हुए फसल को बटोर रही हो। ठीक, दाउ डोस्ट कीप, और तू उसके पास ही रहती हो, उसके निकट ही तू रहती हो, तू वहां से जाती नहीं हो। तो तुम्हें अपने समय में उगने वाले जितने फल हैं, जितने फूल हैं, जितना संभव तुमसे होता है, तू तो सारा कुछ अपना न्योछावर इन्हीं चीजों को कर देती हो। तो तुमसे खूबसूरत भला कौन सी ऋतु हो सकती है? यू आर द टॉप मोस्ट सीजन अकॉर्डिंग टू मी, ये कह रहे हैं जॉन किट्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि अब देखिए यहां इंग्लैंड में होता क्या है कि वो शराब बनाने की प्रक्रिया इंग्लैंड में बहुत फेमस है। ठीक है, और इवन कि इंग्लैंड के एक भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि ये वाइन का प्रयोग नहीं करते होंगे। ठीक है ना, तो वहां पर चूंकि सेब की तो भरमार होती है, सेब वहां पर इतने होते हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो कैसे फलों को इन पेड़ों पर लादने का कॉन्स्पायर कर रहे थे, वो सूरज और शरद दोनों मिल करके। तो वही कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर बता रहे हैं पोएट कि कभी तो तू वहाँ खेतों में रहती हो, कभी तू खलिहान में रहती हो, कभी अफीम के खेत में रहती हो, कभी तू वो कटे हुए फसल के वो चीर में तू सोई हुई रहती हो, कभी उंगती हो, फिर तू कभी ग्लीनर के तरह बटोरने वाली बन जाती हो। यानी तेरे कितने रोल हैं, तुम कितनी खूबसूरत हो तुम्हें खुद पता नहीं है, तुम रियली बहुत खूबसूरत हो। और एक काम तो तू और भी करती हो, वो क्या है यहां समझिए। एसटीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रुक। अब अक्रॉस द ब्रुक, ये ब्रुक क्या होता है कि मान लीजिए आप यहां पर ये छोटी नदी है, ठीक है, जिससे पानी वो जा रहे हैं। अब यहां पर इस साइड कोई पेड़ है। अब पेड़ की वो टहनियां क्या है कि वो जो पेड़ की टहनियां है ना, इस पार से उस पार तक गई हुई है टहनियां, और चारों तरफ वो टहनियां हैं। तो पोएट बताना चाह रहे हैं, इस ऑटम को कहते हैं
एसटीडी डायलेडेन, धीरे धीरे तू तो लद जाती हो। कैसे? हेड, तुम्हारे जो वो फल होते हैं वो फल इतने हो जाते हैं कि तू नीचे की तरफ झुक जाती हो, यानी तुम्हारी टहनियां झुक जाती है। अक्रॉस द ब्रुक, उस नदी के उस पार तक चली जाती है, मैंने देखा है। यानी तू तो एक जगह नहीं, तू तो सारी दुनिया में 7 समंदर पार भी चली जाती हो। मैं तो यहां इस छोटी नदी की बात कर रहा हूं, तू तो सारी दुनिया में 7 समंदर पार तक जाती हो। तुम्हारे तो कितने रोल हैं, तू सारी दुनिया का भ्रमण करने जाती हो। ये स्टडी द लेडेन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, तू तो ये छोटी नदी के वो पार तक तू लदी होती हो, यानी तेरे ऊपर ढेर सारे फल लगे होते हैं और पेड़ की टहनियां नदी के उस पार तक मैंने झुके हुए देखे हैं, और तू वहां से झुक करके वो नीचे बहती हुई नदियों को अपनी महक से, अपने फूल एवं फलों के महक से तू महका रही हो। तू कितनी सुंदरता इन नदियों की भी बढ़ा रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताते हैं। और बाय अ सीडर प्रेस, और यहां से क्या होता है कि एसटीडी द लेडन हेड, तेरे जो वो फलों से लदे हुए वो हेड होते हैं, मस्तक होते हैं, यानी टहनियां होती है, वो जो अक्रॉस द ब्रुक, वो नदी के उस किनारे तक वो झुकी हुई होती है, उनमें से लोग तेरे वो सारे एप्पल्स को तोड़ करके ले आते हैं, तो तू अपना सर फिर से उठाती हो। और एप्पल्स को जब तोड़ कर लाते हैं तो तू उसका पीछा नहीं छोड़ती, तू उसके पीछे पीछे आती हो कि ये आखिर ले कहां जा रहा है। तो वो लोग उन एप्पल्स को ले आते हैं साइडर प्रेस के पास, यानी साइडर प्रेस कहते हैं कि ऐसी मशीन आप जिसका प्रयोग करके उन सेबों से रस निकालते हैं टू मेक वाइन, वो वाइन बनाने के लिए। तुम उसके पीछे पीछे आती हो और बाय अ साइडर प्रेस, और तू साइडर प्रेस यानी साइडर प्रेस के पास, यानी वो जो मशीन है रस निकालने वाले, उसके पास तू बैठ करके, यहाँ मैंने आपको साइडर प्रेस को दिखाया है, यही वो मशीन है जिसमें सेब डाले जाते हैं और इससे जो है वो रस निकाला जाता है। ठीक है, तो वो जब तेरे वो उन सेबों को तोड़ करके लाते हैं तो उसका पीछा करते हुए आती हो कि आखिर ये ले कहां जा रहे हैं, और वो लोग ले आते हैं उन सेबों को साइडर प्रेस के पास, सेब से जूस निकालने वाली मशीन साइडर प्रेस। ठीक है, विद पेशेंस लुक, तू यहीं पर बगल में बैठ जाती हो और बड़े पेशेंट लुक, तुम वहां पर बड़े निराश हो करके अपने उन सेबों को देखती रहती हो धैर्यता से, और निराश हो तुम कि उन सेबों का इतना ना ये लोग पेड़ाई करते हैं कि उनके सारे जूस निकाल लेते हैं। उन सेबों को होते दर्द को देख करके तुम्हें यहां पर थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है। ठीक है, तो तुम इन साइडर प्रेस के पास बैठ करके देखती रहती हो इन सेबों को, और उससे कैसे रस निकाले जा रहे हैं वो सारा कुछ तू देख रही होती है। दाऊ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, क्या कहते हैं, ये दाऊ का मतलब हुआ यू, दाऊ मतलब यू, ये वॉचेस्ट नहीं है, ये वॉच है। तू देखती हो, तू देखती रहती हो द लास्ट ओजिंग, कि ये सेब के अंतिम सेब को तू देखती रहती हो, जब तक कि उन सारे सेबों से रस न निकाल लिया जाए तब तक तू वहां बैठी ही रहती हो, जब तक कि सारे सेब खत्म न हो जाए। तुम देखती रहती हो कि आखिर कितने रस निकलते हैं। जब रस निकाल करके ये लोग रस लेकर चले जाते हैं तो उसके बाद भी तू वहीं कुछ देर बैठी रहती हो। दाऊ वॉच द लास्ट ओजिंग, ये ओजिंग क्या होता है? ओजिंग का मतलब होता है वो चिपचिपा रस से लबालब भरा हुआ। ठीक है, तो ओजिंग का मतलब वो चिपचिपा रस से भरा हुआ, उसका रस का रिसॉ होना यानी गिरना। तो रस निकाल करके तो ये लोग चले जाते हैं इन साइडर प्रेस से, फिर भी उसमें बहुत सारे रस रहते हैं जो टिप टिप रिसते रहता है, नीचे गिरते रहता है।
तू आवर्स बाय आवर्स, घंटों घंटों तक तू वहां बैठ करके एक एक बूंद को गिरते हुए तू देखती रहती हो कि ये लोग कैसे हमारे फलों के साथ किया, और इनके सारे रस निकाल कर चले गए, फिर भी इनमें जो रस है वो जमीन पर गिर रहा है, तुम्हें कष्ट होता है। लेकिन एक तरफ दुनिया वाले तेरे इन रसों से मजे लेते हैं तो तुम खुश भी हो जाती हो, ठीक है ना। तो तेरे अंदर में ये माफ करने की अद्भुत शक्ति है। तू सारी अपने साथ हो रहे वो बुरे बर्ताव को देख करके तू सह लेती हो, किसी को कुछ नहीं कहती। साइडर प्रेस के पास बैठ करके घंटों घंटों तक तू वो ओजिंग को देखती रहती हो, वो फल के टिप टिप गिरते चिपचिपे रस को, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आप लोग यहां तक इन डिटेल्स समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग अच्छी तरह से पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, और मैं आपको पार्ट 3 भी बताऊंगा जो कि उसमें 11 लाइन्स हैं आपके 3rd स्टेंजा में, तो उसको मैं इन डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, और बहुत जल्द ही मैं आपको इसका जो 3rd क्लास होगा इस चैप्टर का, वो मैं आपको इन डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।